हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपेयर हुआ हूँ। गेट क्वालिफाइड किया है 92 परसेंटाइल के साथ। इसके साथ साथ एमए इकोनॉमिक्स और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। और करंट में मैं हिस्ट्री का फैकल्टी भी हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने बात कर ली थी। प्राचीन भारत के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत की बात करने वाले हैं। और मध्यकालीन भारत में भी हमने बहुत सारे टॉपिक हैं, वो हमने उस पर हमने चर्चा कर ली है। जैसे कि हमने सल्तनत काल के बारे में चर्चा कर ली थी और सल्तनत काल खत्म करने के बाद हम जो है आज लोधी वंश है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोधी कौन थे? ये अफगान लोग थे। किस तरह से अफगान लोगों ने हमारे देश में आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक शासन की स्थापना की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसे डेली डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि एक बार आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो 1 साल तक आप कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्लास होती है। यहाँ पर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाने के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो एक ही टीचर के 10 टीचर अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी समझ सकते हैं और अपनी तैयारी में आप चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। ऐसा नहीं कि पुराने रिकॉर्डेड वीडियो से ही आपको हर चीज समझा दी जाएगी। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और टेस्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। तो सीसेट और जीएस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट दोनों से रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद शेड्यूल का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह आपकी क्लास है 7 बजे, टाइम नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं है। उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप शाम को भी देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, आपके पास एक ही फैकल्टी की बहुत सारी चीजें हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आगे चीजें मिल जाएंगी इस तरह की। यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स अवेलेबल है। फ्रेशर जो बच्चे हैं जो 2021 की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर 2022 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो 2 साल का कोर्स लें। लेकिन अभी आपको पता है प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, और प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है तो उसमें आपके पास समय कम है। तो आप 1 महीने या फिर 3 महीने इसका आप कोर्स ले सकते हैं। और जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आप देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो बीके लाइव कोड को आप यूज कीजिए, तो आराम से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। क्या आज का हमारा टॉपिक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोधी वंश से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कल हमने जो देखा था वो क्या था। वो हमने तुगलक वंश की बात की थी। देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तुगलक वंश के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि कल मैं व्यूज देख रहा था तो काफी व्यूज गिर गए थे कल। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीमिंग थी वो काफी लेट रुकी, मतलब कि 2 या 2:30 बजे के टाइम पर स्ट्रीमिंग रुकी, तो बच्चों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज पहले कल का वीडियो देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि अगर कल का वीडियो आप नहीं देखोगे तो एक लिंक छूट जाएगी, और लिंक छूटने के बाद आपको आगे समझने में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुगलक वंश के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद किस 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 परियोजनाओं का संचालन किसने किया था? राजधानी परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान अभियान, इसके अलावा कराचिल अभियान। इन सभी अभियानों में इसको असफलता प्राप्त हुई। इसके बाद साम्राज्य विस्तार एवं विद्रोह कौन कौन से हुए थे, ये भी हम लोगों ने बात की थी।
ठीक है। तो मंगोलों का आक्रमण इस समय पर हुआ था। विद्रोह कौन कौन से हुए थे? मथुरा में हरिहर बुक्का ने, फखरुद्दीन मुबारक शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है। तो हम विजयनगर साम्राज्य इसी के बाद पढ़ेंगे, लोधी वंश के बाद हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवा देंगे और विजयनगर साम्राज्य हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से सिक्के चलवाए उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिरोज शाह तुगलक, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे उलेमा असंतुष्ट थे, कृषक असंतुष्ट थे, सैनिक असंतुष्ट थे, इक्तादार असंतुष्ट थे। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने काम किया और एक मजबूत शासन का निर्माण किया। ठीक है। तो कौन कौन से काम किए थे ये भी हमने फिरोज शाह में देख लिए थे। तो जिसने भी नहीं देखा हो तो प्लीज पहले उसको देख ले, वो वीडियो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख ले, और उसके बाद हम जो है सैयद वंश की बात करेंगे। तो कल मेरा एक क्वेश्चन था कि सबसे कम समय शासन किस वंश ने किया, तो वो है खिलजी वंश। देखो, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर इसलिए नहीं बताता हूं कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, है ना, आप उसे नेट पर सर्च करें, अगर बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप कभी उस चीज को भूलोगे नहीं। तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा। ठीक है। हाँ तो नसीरुद्दीन महमूद था, वो अंतिम शासक था किसका? तुगलक वंश का। इसके समय 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, अतः अव्यवस्था का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्र सफल हुए, जैसे मलिक उस सर्क ने स्वतंत्र राज्य और शर्की वंश की नींव डाली, तो जफर खान ने गुजरात के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। ठीक है। तो आप जानते हैं कि तुगलक वंश खत्म हुआ, तुगलक वंश खत्म होने के बाद बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने अपने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसके बाद अपने राज्य की नींव इसने डाली। तो हमारा सैयद वंश स्टार्ट होता है। इसका समय काल क्या है? 1414 से 1451 इसका समय काल है। ठीक है। इसको मकबरा काल कहते हैं क्योंकि अत्यधिक मकबरा इस समय पर बने थे, सैयद वंश में सर्वाधिक मकबरे बने थे। ठीक है। तो मकबरा जो है, मकबरा की जो कला है उसको हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। केवल इसमें हम प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोधी काल हमारा स्टार्ट होता है, इसका समय है 1451 से 1526। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका जो संस्थापक था, लोधी का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। इसने अफगानों से कहा कि तुम भारत आओ और अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओ, मैं भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर लूंगा। फलतः अफगान टिड्डे के झुंड की भांति भारत में आए। ठीक है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि बहलोल लोदी था वो प्रथम अफगान राजा था, है ना। इसने सबसे पहले प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले भी बहुत सारे अफगान आए लेकिन कभी भी वे स्वतंत्र नहीं हो पाए। सबसे पहली बात अफगानों की ये समझ में आती है कि अफगान एक ग्रुप में हुआ करते थे और कभी भी राजा अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता था। राजा हमेशा अपने आप को एक आम जनता की तरह ट्रीट करता था। जिस समय पर जो अन्य मंत्री हैं जिस स्थान पर खड़े होते थे उसी स्थान पर अफगान राजा है वो खड़ा होगा। यानी कभी भी उसने अपने आप को मंत्रियों से, नौकरशाहों से कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझा। और यही कारण हुआ कि अफगान जो राज्य है वो मजबूत शासन हमारे भारत में स्थापित कर पाए। ठीक है। तो अफगान लोग आप सभी जानते हैं कि ये लोग एक खाना बदोश जनजाति थी और जो बहलोल लोदी था उसने अपने ग्रुप के लोगों से कहा कि तुम भारत आओ और अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस समय भारत में बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी और जितने भी विदेशी आक्रमक हुए तो सर्वप्रथम उनके मन में एक बात होती थी कि भारत में आएंगे और लूटपाट करेंगे और वापस अपने देश जाएंगे और ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। तो अफगानों का भी यही मकसद था कि लूटपाट करेंगे और यहां से जाएंगे और यहां से जाने के बाद हमारे देश में ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन जब ये आक्रमण करके भारत में आए तो इनको लालच हुआ और लालच होने के बाद इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। इन्होंने बोला कि यहाँ हम तो यहीं पे बस जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब बात बहलोल लोदी ने अपने ग्रुप के लोगों को समझाई, यानी कि अफगानों को समझाई। तो अफगान लोग झुंड की तरह मतलब एक ग्रुप में शामिल हो गए और बहुत सारे अफगानों ने भारत पे आक्रमण कर दिया।
तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लोधी काल के समय यानी कि 1451 और 1526 के समय किस किस तरह से बहलोल लोधी के द्वारा अफगान राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात करते हैं, बहलोल लोधी ने अफगानी जनजाति भावना युक्त होकर शासन किया जो बंधुत्व है या भाईचारे की भावना पर आधारित था। देखो, एक बात आपको और बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप राजा हो और आप तानाशाह बन जाओगे, आपकी जो जनता है उसके प्रति आप उत्तरदायित्व की भावना नहीं निभाते हो, या फिर आपके जो नौकरशाह हैं, आपके जो मंत्री हैं आपसे असंतुष्ट हैं, तो कभी ना कभी आपका जो कमजोर उत्तराधिकारी होगा उस समय पर आपके वंश का खात्मा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शासक थे जो कि अपने शासनकाल में मजबूत थे। उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन बाद के जो शासक हुए यानी कि कमजोर उत्तराधिकारी हुए, तो उनके शासनकाल में नौकरशाह ने या फिर सेनापति ने या फिर आम जनता ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद शासक जो राजा था, उत्तराधिकारी था, उसको अपदस्थ कर किसी और को बिठा दिया। ठीक है, तो अफगान लोग इस बात को जानते थे और अफगान लोगों ने भाईचारे की भावना के आधार पर अपने अपने शासन की स्थापना करी, क्योंकि बंधुत्व की भावना रहेगी, भाईचारे की भावना रहेगी और किसी में भी ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी, तो आराम आराम से सब मिलकर एक राष्ट्र के लिए काम करेंगे। इसलिए अफगान लोग सिर्फ अफगान के लिए काम करते थे, ना कि अपने आप के लिए। लेकिन अन्य शासक की आप लोग बात करेंगे तो अन्य शासक ने सिर्फ अपने आप को महत्व दिया, इसके अलावा अपने ऐशो आराम की जिंदगी को महत्व दिया, इसके अलावा अपने शासन के लिए कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन अफगानों ने ये सब चीजें आगे लेकर आए। तो बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी ने तो लोधी वंश की स्थापना कर दी। इसके शासनकाल में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना बहलोल लोधी के समय पर यह थी कि इसने सर्वप्रथम अफगान राज्य की स्थापना करवाई। इसके बाद जो आता है हमारा 1489 से 1517 के बीच में सिकंदर लोधी के समय की बात हम लोग करते हैं। तो सिकंदर लोधी के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सिकंदर लोधी के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी ये हम देख लेते हैं। कर्सर कहाँ गया? बुरा मान गया, एक मिनट। चलो, तो सिकंदर लोधी के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो सिकंदर लोधी के समय की घटना थी, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करवाई। इसको 7 स्टार लगा लेना। बहुत सारे जो एग्जाम हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, इन छोटे मोटे एग्जामों में ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं, लेकिन यूपीएससी में कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन हो सकता है कि तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में 3 कथन आपको दे दिए जाएं, ए, बी और सी। उसमें अगर एक कथन आपसे दे दिया जाए कि आगरा शहर की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, तो इस कथन को आप गलत कर देना। आप क्या बोलोगे कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, और ये सर ने हमें पढ़ाया था और हमें ये अच्छे से याद है। तो एक फैक्ट, आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। देखो, बहुत सारे शासक आए, उन्होंने समय समय पर बहुत सारी राजधानियां बनाई, और राजधानियां बनाने का इनका मुख्य मकसद ये था कि अपने शासन को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दोनों, चारों तरफ से ये संचालित कर सकें। ठीक है, तो आगरा लाहौर और दिल्ली के बीच की एक कड़ी थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई आगरा को बनाना बहुत सही रहेगा। लाहौर से तो हम पश्चिमी क्षेत्र को संभाल लेते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र को अगर हमें संभालना है तो लाहौर से ये चीजें संपन्न नहीं हो पाती हैं। तो थोड़ा सा और हम लोग पूर्व की तरफ आते हैं, और पूर्व की तरफ आने के बाद हम लोग आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो आगरा को बनाने का श्रेय किसका जाता है? सिकंदर लोधी का। तो आगरा कब तक राजधानी रहेगी? मतलब आगरा का महत्व आपको मिलेगा औरंगजेब के समय तक आपको मिलेगा, यानी कि अकबर, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन था? अकबर। और अकबर के बाद कौन आएगा हमारा? सॉरी 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 सॉरी, देखो देखो, बाबर, बाबर के बाद कौन? हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन? अकबर, अकबर के बाद कौन? सॉरी, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद कौन? जहांगीर,
जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन? औरंगजेब। तो इन सब शासक काल के समय पर जो आगरा है वो महत्वपूर्ण राजधानी बनी रहेगी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने और कौन से महत्वपूर्ण काम किए? सिकंदर लोदी ने भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया। भूमि की माप कर मतलब कि भैया पहले हम भूमि को नापेंगे, ये 1 बीघा है या फिर 2 बीघा है या फिर 100 बीघा है। अगर 100 बीघा होगी तो हम इससे 100 किलो अनाज राजस्व के रूप में ग्रहण करेंगे, या फिर अगर 1 बीघा है तो 1 बीघा में कम उत्पादन होगा तो इससे हम 1 किलो राजस्व ग्रहण करेंगे। तो सिकंदर लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भूमि की माप की और माप करने के बाद भू राजस्व निर्धारण किया। देखो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर राज्य ने बोल दिया कि भैया हम तो 1/2 है यानी कि 50% है वो राजस्व के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर छोटा कोई किसान है, अगर छोटा किसान 50% अपने अनाज को दे देगा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर कोई जो बड़ा किसान है अगर वो 50% देगा तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मध्यम किसान, छोटे किसान और बड़े किसान के बीच में डिफरेंस को खत्म करने के लिए भू राजस्व प्रणाली में तो सिकंदर लोदी ने पहले भूमि को मापा और उसके बाद भू राजस्व को ग्रहण कर दिया। ठीक है। इसके अलावा सिकंदर लोदी से संबंधित और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सिकंदर लोदी से संबंधित और कौन कौन सी घटनाएं हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जितने भी लाइव लोग हैं, लाइव बच्चे हैं, सबसे पहले क्या है, लाइक करते जाएं। आज हमारा टारगेट होना चाहिए, देखो अपने चैनल ने काफी ग्रोथ कर ली है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो लाइक की संख्या भी हमारी बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो सिकंदर लोदी, चलो हम मुद्दे पे आते हैं। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इसके समय लिखी गई पुस्तक लिज्जत ए सिकंदर शाही संगीत से संबंधित पुस्तक है। अगर आपको पूछा जाए कि भैया सिकंदर लोदी कौन था, सिकंदर सिकंदर लोदी लेखक था, तो हाँ बोल देना कि लेखक था भैया, और इसने गुलरुखी नामक किताब भी लिखी थी। इसके अलावा इसको संगीत में भी शौक था, इसलिए संगीत के लिए भी इसने लिज्जत ए सिकंदर नामक किताब लिखी। सिकंदर लिज्जत को आप लोग 5 स्टार लगा लो, क्योंकि ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाएगी। लेकिन देखो ये क्यों नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सिकंदर सिकंदर इसमें क्या है, नाम लिखा हुआ है, तो हर कोई स्टूडेंट है वो समझ जाएगा कि भाई सिकंदर ने लिखी थी। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं लिज्जत ए सिकंदर किताब की रचना किसने की थी। अगर मान लो लिज्जत ए सिकंदर अगर सिकंदर ने नहीं लिखी होती तो बच्चे क्या लगा के आते, सिकंदर लगा के आते, क्योंकि बीच में बाद में क्या लिखा हुआ है, सिकंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे कभी कभी यूपीएससी आपको ट्रैप में फंसाती है, तो उसको आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। इसके अलावा फरहंग सिकंदरी ये भी किताब लिखी थी, और ये किताब किससे संबंधित थी, ये आयुर्वेद से संबंधित थी। चलो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फरहंग सिकंदरी ये किताब किससे संबंध रखती है, तो आप ये ध्यान रख लेना ये किताब आयुर्वेद से संबंध रखती है। कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसे तिब्ब ए सिकंदरी के नाम से भी जानते हैं। तो सिकंदर लोदी के बारे में आप लोगों ने कितनी बात पढ़ी, आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण बात की। एक तो क्या है, इसने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, और क्यों करवाई थी ये मैंने आपको पढ़ाया है पूरा डिटेल में। इसके अलावा भूमि की माप कर भू राजस्व निर्धारण किया, और इसके अलावा गुलरुखी नाम की से कविता लिखता था ये, और लिज्जत ए सिकंदरी का ये लेखक था। इसके अलावा फरहंग सिकंदरी का भी ये लेखक था। फरहंग सिकंदरी आयुर्वेद से संबंधित थी और लिज्जत ए सिकंदरी संगीत से संबंधित थी। ठीक है। तो ये भी इसमें से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक तो लिज्जत ए सिकंदरी किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो आप बता देना कि संगीत से संबंधित थी। इसके अलावा फरहंग सिकंदरी किससे संबंधित थी, तो वो आयुर्वेद से संबंधित थी। इस तरह आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये 3-4 फैक्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन पेपर लगाना और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं ये है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब है, ये आप की शक्ल देख लो, इब्राहिम लोदी की शक्ल देख लो आप। ठीक है। इब्राहिम लोदी
का शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी, ये हमारा शासनकाल हो गया। इस शासनकाल के समय पर इब्राहिम लोदी ने शासन किया था, यानी कि बहुत कम समय। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने साल, यानी कि 17 माइनस 26, माइनस में लेके मत आना, कितने साल शासन किया, तो बहुत कम समय इसने शासन किया। तो इब्राहिम लोदी ने पूर्णतः निरंकुश शासन की स्थापना की थी। इसने अफगान भाईचारे की भावना के विरुद्ध था, इसने अफगान भाईचारे की भावना के विरुद्ध काम किया था। आप सभी को पता है कि बहलोल लोदी ने अफगान राज्य की स्थापना जो की थी, वो किस लिए कैसे स्थापना की थी, भाईचारे की भावना के समर्थन को लेते हुए इसने बहलोल लोदी ने अफगान राज्य की स्थापना की थी। लेकिन इसी के पलट इब्राहिम लोदी ने निरंकुश शासन की स्थापना करी, और निरंकुश शासन करने के बाद इसने भाईचारे की भावना को त्याग दिया। जिस प्रकार से अन्य प्रशासक इसके पहले हुए निरंकुश, और अपने नौकरशाहियों को सम्मान ना देना, इसके अलावा आम जनता के लिए काम ना करना, ऐसे ही काम इब्राहिम लोदी ने करना स्टार्ट कर दिए। देखो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है तो आपको उतनी उस चीज की इज्जत नहीं होती है। वहीं 5 साल के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो आपको यूपीएससी की इज्जत बहुत ज्यादा होती है कि यूपीएससी वाकई में एक एग्जाम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इब्राहिम लोदी को जमा जमाया जो शासन था वो मिल गया, उसने इतनी मेहनत नहीं की थी। अब क्या करेगा वो, अब वो करेगा निरंकुश शासन के साथ साथ अपने राज्य की स्थापना। तो जो बेस होता है ना, उसी बेस को इब्राहिम लोदी के द्वारा खत्म कर दिया गया। बेस क्या है, बेस था अफगानों के भाईचारे की भावना। अब भाईचारा नहीं रहेगा तो बहुत सारे अफगान नेता हैं वो उससे रुष्ट हो जाएंगे। जब नीचे काम करने वाली टीम है अगर वही रुष्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका शासन है वो निपटना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अफगान अनेक गुटों में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। अब देखते हैं इसके समय कौन कौन से असंतुष्ट हुए। इसके समय पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी था जो इससे असंतुष्ट हो गया। अतः दौलत खां लोधी ने भारत में बाबर को आमंत्रित किया। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से इब्राहिम लोधी ने अपने जो भाई लोग थे, यानी कि उसके जो सरदार लोग थे, उनको असंतुष्ट किया। उनमें से एक महत्वपूर्ण गवर्नर था, वो पंजाब का गवर्नर था। पंजाब कहां पर आता है, पश्चिम भारत में पंजाब आता है। आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है आज के समय पर, और आधा पंजाब है वो भारत के पास है। तो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां, उसने बोला कि भाई तू अगर निरंकुश बन जाएगा, हमारा सम्मान नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, मैं बाबर को लेके आऊंगा, बाबर तुझे मारेगा पीटेगा, मार पीट के भाग जाएगा, थोड़ी उसको मैं दौलत वौलत दूंगा, और दौलत देने के बाद मैं तेरी जगह, दौलत खां लोधी मतलब इब्राहिम लोधी की जगह मैं शासन अपना संभाल लूंगा। ठीक है, इस उद्देश्य से उसने बाबर को आमंत्रित किया। इसी क्रम में 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। तो दौलत खां लोदी ने सोचा था कि भाई मैं बाबर को बुलाऊंगा, और बाबर को बुलाने के बाद इसको मैं पैसा वैसा दूंगा। ठीक है, इसको इसके पास थोड़ा दारू शराब भिजवा देंगे, इसके पास ड्राई फ्रूट भिजवा देंगे तो ये लूटपाट करके चला जाएगा। क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमक हुए हैं तो उनका ज्यादातर सिद्धांत यही रहा है कि भारत को लूटेंगे, और लूटने के बाद हम लोग क्या है वापस अपने देश चले जाएंगे। तो यही सोचा दौलत खान लोदी ने। लेकिन दौलत खान लोदी जो था वो गलत था। बाबर यहां पर आने के बाद, इंडिया में आने के बाद बड़ा खुश हुआ, और खुश होने के बाद इसने सोचा कि भाई अपना प्रतिनिधि है वो यहाँ पर हम लोग स्थापित कर देते हैं, दौलत खान लोधी को हम लोग शासन नहीं देंगे, और समय समय पर यहाँ पर बड़ी धन दौलत है वो हमें दिया जाएगा, किसके द्वारा, जो हमारा प्रतिनिधि चुना जाएगा उसके द्वारा। तो ये हमारी बात हो गई लोधी वंश के बारे में। तो कुछ हम चीजों के बारे में बात कर लेंगे, जैसे इक्तादारी व्यवस्था क्या होती है, इक्तादारी व्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी होती हैं, ये हम बात करेंगे। कौन कौन से शासनकाल में, यानी कौन कौन से शासक हुए, उनके शासनकाल में इक्तादारी व्यवस्था में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात हुई, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में वैज्ञानिक तकनीक का विकास, मतलब कौन कौन सी तकनीकों का विकास हो चुका था। ठीक है, तो विज्ञान एवं तकनीकी का विकास को भी हम देख लेंगे। इसके अलावा
हम जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आज कर देंगे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य मतलब सल्तनत काल में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, मेंस के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं छूटने वाला आपका। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो हमने सल्तनत काल को खत्म कर दिया है, तो हम बात कर रहे हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। एक बार हम लोग देख लें। देखो, बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता है कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है। तो पीडीएफ आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से सर्च करना है टेलीग्राम पर। तो वहां पर आपको मेरी फोटो मिल जाएगी, वो जो ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना है। तो अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास से मध्यकालीन के भारत के इतिहास तक जो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है, तो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और लेक्चर के नीचे या फिर ऊपर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि एक लिंक पूरी स्थापित होती है। मतलब आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप मेरे कंटेंट फॉलो करो या फिर मेरी आप वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो आप, लेकिन आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। होता क्या है, स्टूडेंट ये करते हैं कि एक टीचर की भाई मुगल कालीन वाली सीरीज देख ली, एक टीचर की आपने सल्तनत कालीन सीरीज देख ली, एक टीचर की आपने प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ ली। ऐसे मजा नहीं आता है, समझ में आया। एक टीचर को फॉलो करो और शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करो। और जो शुरू से लेकर एंड तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो देखना कितना अच्छी तरीके से उनको पता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट मुझे बताओ कि शुरू से लेकर एंड तक किसने मुझे फॉलो किया है। तो हम बात करते हैं इक्तादारी व्यवस्था के बारे में। मैंने आपको बताया था इक्तादारी व्यवस्था के बारे में, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे कि इक्तादारी व्यवस्था किससे संबंधित है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। बात करते हैं इक्तादारी व्यवस्था के बारे में, चलो कोई बात नहीं है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका प्रथम प्रशासनिक अनुदान से है, जिसका अर्थ प्रशासनिक अनुदान से है। निजाम मुल्क तुसी ने अपने ग्रंथ सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो पहली बात तो है इक्ता व्यवस्था होता क्या है। तो ये अरबी शब्द है, ये भी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ प्रशासनिक अनुदान से है, यानी कि प्रशासन में जो अनुदान दिया जाता है उससे हमारा इसका संबंध है। यानी कि प्रशासनिक कार्य के बदले आपको अनुदान दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई राज्य के अधीन रहकर कोई सेवा की, तो आपको एक भूमि दान दी जाएगी, और उस भूमि दान में से आपको जो राजस्व ग्रहण होगा उसी से आप अपनी सैलरी को मान लेना। इसके अलावा निजाम मुल्क तुसी ने अपने ग्रंथ सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया। तो इक्ता व्यवस्था के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, ये हमें सियासतनामा है जो कि निजाम मुल्क तुसी ने लिखी है, उससे हमें इक्ता व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में इक्ता व्यवस्था का आरंभ मोहम्मद गौरी ने किया था, जिसे इल्तुतमिश ने प्रमुख रूप प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको भी आप 7 स्टार लगा लेना कि इक्ता व्यवस्था थी वो मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट की कहीं ना कहीं। और मैं आगे आने वाले जो सेशन होंगे उसमें से आपसे पूछूंगा कि भाई इक्ता व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी। तो मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट की थी इक्ता व्यवस्था। क्यों स्टार्ट की थी इक्ता व्यवस्था, क्योंकि उसके पास नगद वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके अलावा उसके पास भूमि बहुत ज्यादा थी, तो भूमि का उपयोग करने के लिए इसने, एक बड़ा क्षेत्र इसके पास था, और भूमि का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर पाना इसके लिए संभव नहीं था। इसलिए इसने बोला कि भाई तुम क्षेत्र बांट लो, और क्षेत्र बांटने के बाद आप अपने हिसाब से इसमें कर टैक्स लगाओ और एक निश्चित राशि हमें दे दो। उसके अलावा सारी सारी जो चीजें हैं, सारा जो राजस्व है वो आप क्या है अपने अधीन रख लो। तो छोटे प्रशासक थे, यानी कि छोटे प्रशासक थे, यानी कि जो बड़े प्रशासक होंगे उनको बड़ा क्षेत्र मिलेगा, इससे छोटे होंगे वो छोटा क्षेत्र मिलेगा, इससे भी छोटे होंगे उनको भी छोटा मिलेगा। तो इस तरह से इक्तादारी व्यवस्था आपके सामने आती है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इक्ता व्यवस्था अरबी शब्द है, प्रशासनिक अनुदान से इसका संबंध है। इसका हमें वर्णन मिलता है सियासतनामा से, जो कि निजाम मुल्क तुसी ने लिखी है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसको मुख्य रूप प्रदान किया था। हमारे 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं, और 6-7 क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं विशेषताओं के बारे में, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो इक्तादारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में आर्थिक अधिशेष को केंद्रीय खजाने तक पहुंचाने वाली व्यवस्था थी। इक्तादारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में आर्थिक अधिशेष को केंद्रीय खजाने तक पहुंचाने वाली
व्यवस्था थी, अर्थात यह आर्थिक प्रशासनिक स्वरूप से जुड़ी हुई थी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया कुछ चीज है, कुछ जो अधिशेष है वो आपको कहाँ पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है दिल्ली सल्तनत को, और कुछ जो भाग है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक अधिशेष के रूप में एकता व्यवस्था सामने आती है। इक्तादारी प्राप्त करने वाले इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। इसी को हम जो थे वो इक्तादार कहलाते थे, यानी कि जिसको जो भूमि मिलती थी उसको इक्तादार कहा जाता था। इक्तादारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। और ये देखो, इक्तादारी व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि इक्तादारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं, लेकिन आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, जैसे महालवाड़ी मिलेगी, है ना, आपको महालवाड़ी मिलेगी, इसके अलावा आपको रैयतवाड़ी मिलेगी। एक और छूट गई है, वो आप मुझे बताओ कि कौन सी व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था थी, ये वंशानुगत हुआ करती थी। एक थी जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था आपको वंशानुगत देखने को मिलेगी, यानी कि उसके बाप को जमींदारी मिल गई तो उसके बेटे को भी जमींदारी मिल जाएगी। लेकिन इक्तादारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। इसके अलावा इक्तादार को इक्ता में राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। अपने व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक सैनिक खर्च को इक्तादारी की कुल आय में से घटाकर जो शेष बचता था उसे फवाजिल कहते थे, जिसे केंद्रीय खजाने में भेजना पड़ता था। तो देखो, उसको एक भूमिखंड दे दिया किसी प्रशासनिक अधिकार को, जैसे आप आईएएस ऑफिसर हो और आपको सैलरी नहीं दी जाती है। जब आपको सैलरी नहीं दी जाएगी तो आपको बोल दिया कि भाई आपको एक डिस्ट्रिक्ट दी जाती है, इस डिस्ट्रिक्ट में आपको राजस्व ग्रहण करने के अधिकार हैं और आपको प्रशासनिक अधिकार हैं। ठीक है, आप इसका प्रशासन भी संभालो और राजस्व यानी कि आप टैक्स भी लगाओ। और अपनी सैलरी, जैसे आपकी सैलरी है भैया 80,000 रुपए आपकी सैलरी है, 80,000 रुपए आपकी सैलरी निकालकर आप बाकी का जो राजस्व है वो आप केंद्र को लौटा दो। यानी कि इस क्षेत्र से हमें 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, तो 100 रुपए में से आप अपनी जो 80 सैलरी है, सैलरी निकाल लो और जो 20 रुपए है, 20 रुपए को आप केंद्र में डाल दो, है ना। इस तरह से इक्तादारी व्यवस्था चलती गई। ठीक है, और जो ये शेष धन था, यानी कि 80 रुपए तो इसकी सैलरी हो गई और जो 20 रुपए था इसका ये धन था, तो 20 रुपए जो बचता था जो हम केंद्र को देते थे, इसको हम फवाजिल के नाम से जानते थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया जो फवाजिल है वो शब्दावली किससे संबंधित है, तो आप बता देना कि भैया केंद्र को दिया जाने वाला जो राजस्व था, जो टैक्स था, उसको हम फवाजिल के नाम से जानते हैं। तो समय समय पर आपको ऐसी ही शब्दावली परेशान करेगी। इसके अलावा बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि आय की देखरेख करता था। तो किसके समय पर? मोहम्मद गौरी के समय पर इक्तादारी व्यवस्था है वो स्टार्ट हुई। अब आपको पता है इक्तादारी व्यवस्था में इक्तादारों को राजस्व और प्रशासनिक अधिकार दे दिए। जब उनके पास टैक्स लगाने के अधिकार होंगे और उनके पास प्रशासनिक अधिकार होंगे तो यही इक्तादार जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे, और यही इक्तादार जब मजबूत होंगे, इनके पास पैसा बढ़ जाएगा, इसके पास सैन्य शक्ति हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत होने के बाद ये राजा को ही चैलेंज कर देंगे, राजा के साथ ही विद्रोह कर देंगे। तो ये भी चुनौतियां आपको देखने को मिली। तो बलबन जब आया, इसके पहले तो चीजें सब कुछ चल रही थी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बलबन ने देखा कि भैया इक्तादार जो हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, तो इक्तादार को कमजोर करने के लिए, यानी इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने एक ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि देखो भैया कितना टैक्स एग्जैक्टली मिल रहा है और कितना टैक्स ये दे रहे हैं। मान लो कि 200 रुपए टैक्स वहां से कलेक्शन हो रहा है, तो राज्य को ये बता रहे हैं कि भैया हमें तो 100 रुपए टैक्स मिल पा रहा है और 100 रुपए में से 80 रुपए हम सैलरी में रख लेते हैं और 20 रुपए आपको वापस कर देते हैं, 20 रुपए केंद्र में जमा करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे केंद्र में राजस्व में कमी आएगी, और जब केंद्र में राजस्व में कमी आएगी तो केंद्र की जो सरकार है उसके पास पैसा कम होगा, और आपको पता है कि जब पैसा कम होता है तो आपके पास कोई भी पावर नहीं होती है। तो बलबन ने सबसे पहले इक्तादारों पर नियंत्रण करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसने इक्तादारों की आय व्यय की देखरेख की। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर बल दिया। देखो, आज के समय पर भी ट्रांसफर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर कोई नौकरशाह, अगर कोई आईएएस ऑफिसर एक ही जगह अगर रहता है, मानो कि 20 साल रह लिया, 25 साल रह लिया, तो वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हो जाएगा।
उसकी सांठ-गांठ, उसकी जान-पहचान हो जाएगी। इसलिए आईएएस ऑफिसर की समय-समय पर यानी कि 2 साल में, 3 साल में, कभी-कभी तो 1 साल में ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिससे कि इसकी जान-पहचान ना हो। नया क्षेत्र होगा, नए क्षेत्र में नए लोगों को जान नहीं पाएगा, उनके पास उनके जो राजनीतिक जो गठबंधन होते हैं, वो बन नहीं पाएंगे और इससे भ्रष्टाचार कम होगा। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को जानता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर अत्यधिक बल दिया, यानी कि ट्रांसफर पर बल दिया। ट्रांसफर पर क्यों दिया? क्योंकि जिससे भ्रष्टाचार कम हो सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कितना अच्छा सुदृढ़ प्रशासक था। मतलब उसकी जो सोच है वो आज के समय की सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाया। और कौन कौन सी बातें हैं? गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तादार की व्यक्तिगत आय एवं प्रशासनिक खर्च को अलग अलग कर दिया। तो आप सभी को पता है कि उसके पास एक भूखंड था तो उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, पैसा में क्या है, वो ये बोलेगा कि भैया मुझे प्रशासन संभालने में बहुत सारा खर्चा हुआ, पेन आए, रजिस्टर आए, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया, कार्यालय का निर्माण करवाया, हमने मेंटेनेंस के लिए खर्च किया। ठीक है, तो घूम फिराकर जो बचता था राजा के पास, यानी कि जो केंद्र को हम लोग भेजते थे, जिसे हम फवाजिल के नाम से जानते थे, तो वो बहुत कम टैक्स आया करता था। तो इसने बोला, गयासुद्दीन तुगलक ने, कि भैया तुम अपनी आय बता दो कि तुम्हारी कितनी आय है, और इसके अलावा आप प्रशासनिक खर्च है उसको आप बता दो। ठीक है, इससे क्या होगा? आय तुमने अलग बता दी, प्रशासनिक खर्च तुमने अलग बता दिए, इससे क्या होगा? पारदर्शिता आएगी। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर इक्तादारी व्यवस्था में पारदर्शिता आई। इसने व्यक्तिगत आय और प्रशासनिक खर्च को अलग अलग कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितने भी सुल्तान हुए, मोहम्मद गौरी से लेकर आने वाले समय पर बलबन आएगा, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तो समय समय पर इन लोगों ने इक्तादारी व्यवस्था में क्या किया? सुधार किया। अब इसके बाद क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक भी कुछ ना कुछ कलाकारी करेगा। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन इसकी चल नहीं पाई। इसने बहुत सारे अभियान में असफलता हासिल की। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा में भी इसने असफलता हासिल की, लेकिन ये अपने समय से कई गुना आगे था। यानी कि इसकी नीति तो सही थी, लेकिन जिस समय पर ये शासन कर रहा था, उस समय पर उस नीति को लागू करना सही नहीं था। तो समय के हिसाब से भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास समय 2 महीने का बचा है प्रीलिम्स को करने का, और आप बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी, बल्कि जो बुक हैं उसको उठाकर बैठ जाते हो, तो आप एक बुक को भी खत्म नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको अब स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। तो देखो, नीतियां जो होती हैं वो समय के हिसाब से होती हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति थी वो समय के हिसाब से गलत थी, लेकिन नीतियां वो सही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादारों पर कठोर नियंत्रण लगाया, उनके खर्च को केंद्रीय खजाने से देने की बात कही, अतः इक्तादार असंतुष्ट हुए। इसी क्रम में फिरोज तुगलक ने उनके असंतोष को कम करने के लिए इक्तादार व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि एकता व्यवस्था में कौन कौन सी कठिनाइयां आने लग गई थी, यानी कि भ्रष्टाचार होना स्टार्ट हो गया था, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा केंद्र में जो फवाजिल नामक जो आय का भाग था वो दिया जाता था, तो वो भी बहुत कम आता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक मजबूत सेना के लिए पैसे की जरूरत थी, तो इसने बोला कि सबसे पहले जो इक्तादार हैं उन पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए। तो इसने बोला कि भाई इक्तादार, एक बात है तुम अपने क्षेत्र का प्रशासन संभालो, प्रशासन संभालते हुए हम आपको सैलरी देंगे, इसके अलावा जो प्रशासनिक खर्च आता है वो भी हम आपको देंगे, है ना, और आप प्रशासनिक व्यवस्था देखो बस। तो इससे क्या होगा? इक्तादारों को बहुत कम जो आय है वो मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे अधिकार किसने छीन लिए? सुल्तान ने छीन लिए। तो इक्तादार असंतुष्ट हो जाएंगे, और आप सभी को पता है मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के कारण में इक्तादारी व्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि इसके जो गवर्नर थे वो असंतुष्ट हो गए, और असंतुष्ट होने की वजह से इसका ढंग से साथ नहीं दे पाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस बात को समझते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों को सुधारने के परिणाम स्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया, कि भैया वंशानुगत हम लोग बना देंगे, तो भैया इसके जो बच्चे आएंगे, फिर उसके जो बच्चे आएंगे, तो जॉब सिक्योरिटी रहेगी। आज आज के समय पर क्या है? आज के समय पर जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इससे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना कमजोर हुई और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है।
तो फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत तो बना दिया। अब वंशानुगत बना देंगे तो भैया मान लिया कि इसके पिता एक मजबूत प्रशासक थे, यानी कि मजबूत इक्तादार थे, है ना, इसने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से संभाल लिया। लेकिन इसका जो पुत्र आएगा वो तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा ना, क्योंकि फोकट में इसको भैया प्रशासन संबंधी अधिकार मिल गए हैं। तो ये अपने क्षेत्र में प्रशासन को नहीं संभाल पाएगा। अब मान लो कि प्रांतों का प्रशासन अगर ढंग से नहीं संभल पा रहा है तो पूरा जो केंद्र है उसका भी प्रशासन ढंग से नहीं संभल पाएगा, तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की संरचना कमजोर हो जाएगी और उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में वैज्ञानिक तकनीकी विकास, यानी कि किस किस चीज का विकास हुआ था। तो आपको इक्तेदारी व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इक्तादारी व्यवस्था को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, होता क्या है, बहुत सारे जो कौन कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने इक्तादारी व्यवस्था में समय समय पर इन्होंने क्या किया, सुधार किया, ये भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में वैज्ञानिक तकनीकी विकास, कौन कौन सी तकनीकी विकास का, कौन कौन से वैज्ञानिक तकनीक का विकास हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय पर। जिस प्रकार से हमने वैदिक काल में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था, इसके बाद हमने मौर्य वंश में पढ़ा था, इसी प्रकार से हमने गुप्त वंश में पढ़ा था, सातवाहन वंश में पढ़ा था, फिर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हमारा मुगल काल स्टार्ट होगा तो मुगल काल में भी हम पढ़ेंगे, है ना, दक्षिण में कौन कौन सी चीजें चल रही थी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, रेशम कीट पालन स्टार्ट हो चुका था। रेशम उत्पादन अब बंगाल से शुरू हो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशम की जो खोज की गई थी, रेशम बनाने की जो खोज की गई थी वो कहां पर की गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बता दीजिए। ये जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि रेशम की खोज कहां पर की गई थी। तो भैया वहीं से जो है हम लोगों ने रेशम उत्पादन की विधि है वो शुरुआत कर ली। अब क्या है, हमें चाइना से, अरे यार मैंने बता दिया आपको, हर कोई बता देगा आप तो चाइना में रेशम सबसे पहले उत्पादन होता था। तो बहुत सारी हमारी स्वर्ण मुद्राएं देकर हम लोग रेशम का आयात करते थे, और रेशम का जब आयात करेंगे तो विदेशी मुद्रा का जाएगी। ठीक है, तो इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि हमने रेशम का उत्पादन स्टार्ट कर दिया, और कहां से स्टार्ट हुआ, ये बंगाल से स्टार्ट हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया सर्वप्रथम रेशम कीट उत्पादन कहां पर स्टार्ट हुआ था, ये बंगाल से स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा कागज निर्माण की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई थी। आप मुझे बता दो कि सर्वप्रथम कौन सा देश ऐसा है जिसने कागज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। थोड़ा सा आप सर्च भी किया करो गूगल पे, मुझे तो पता है ही है, लेकिन सब चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी परसी परसाई, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो कागज का निर्माण किस देश ने किया था, ये भी आप मुझे बताओ। इसके अलावा तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। देखो पहली कौन सी थी, पहली थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी हमारी कौन थी, दूसरी मुझे बताओ, ये मौर्यकालीन व्यवस्था, और तीसरी कौन सी थी, तीसरी हमारी ये सल्तनत कालीन व्यवस्था। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, जब कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास होगा तो उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा, और उद्योगों को जब कच्चा माल मिलेगा तो क्या होगा, सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी कि व्यापार वाणिज्य भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तृतीय नगरीकरण की स्थापना हुई। नगरीकरण कैसे होती है, यानी कि आपको कृषि उद्योग सेवा ये तीनों सेक्टर हैं वो आपको क्या है, मजबूत मिलेंगे। लास्ट के समय पर कृषि का क्षेत्र कम होता जाएगा, उद्योग का बढ़ जाएगा, और सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक रहेगा, है ना। बाहर से लोग आएंगे, यहां पर बसेंगे, गांव से लोग आएंगे यहां पर बसेंगे, यहां पर बसने के बाद यहाँ की इकोनॉमी को वो बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो तृतीय नगरीकरण की व्यवस्था सामने आई। इसके अलावा चरखे का इस्तेमाल होने लग गया। चरखे का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सूत काटने के लिए होता है। सूत काट के क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे, और इन्हीं वस्त्रों को हम निर्यात करेंगे कहां पर, विदेशों में निर्यात करेंगे। इससे क्या है, हमारे विदेशी मुद्रा आय भंडार में वृद्धि होगी। इसके अलावा सैन्य गतिशीलता बढ़ाई, यानी कि जीन, रकबा और नाल, ये सब चीज जो है सैन्य गतिशीलता, यानी कि सैन्य में इन सब का आविष्कार हुआ। आप मुझे बता दो कि नाल, जीन और रकबा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ कष्ट तो मैं भी आपको दूंगा, है ना, थोड़ा आप सर्च करना कि होता क्या है। दिल्ली सुल्तानों ने साकिया रहट प्रणाली का विकास किया। किसका, साकिया रहट प्रणाली का विकास किया, और इससे सिंचाई की। इसमें दांतेदार पहिया लगा होता था। रहट का प्रथम वर्णन बाबरनामा में मिलता है। यद्यपि दांते रहित यंत्र अर्घट
प्राचीन भारत में सिंचाई कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपको ये दांतेदार जो है पहिया आपको मिलेगा, इसमें रस्सियां बंधी हुई हैं और इन रस्सियों के माध्यम से कुओं में से पानी खींचकर लाया जाता था और उसके द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। जब सिंचाई के लिए कृत्रिम विधि का निर्माण हो गया तो सिंचाई के उत्पादन में वृद्धि होगी और वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फिर कच्चा माल, और कच्चे माल मिलेगा तो क्या होगा, एक मिनट होल्ड करना, बैटरी डाउन हो गई है इसकी, चार्जिंग। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंचाई व्यवस्था यानी कि सिंचाई आविष्कार भी प्रारंभ हो गया था। और इसका प्रूफ हमें कहां से मिलता है, इसका प्रूफ हमें बाबरनामा से मिलता है। मैंने आपको बताया था कि इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को हम आधार मानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत तो हमें इसमें नहीं मिलता, लेकिन साहित्यिक स्रोत में हमें बाबरनामा में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में, ये पूछा था कि अर्घट्टा है, ये शब्दावली किससे संबंधित है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये शब्दावली किससे संबंधित है, ये शब्दावली सिंचाई से संबंधित है। छोटे मोटे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी टफ क्वेश्चन ही पूछेगा या फिर सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या हुआ भाई, कागज निर्माण तकनीक का विकास हुआ, कहां पर हुआ, सर्वप्रथम इंडिया में, गुजरात में हुआ, आपको विदेश में बताने का कहा गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में वस्त्र निर्माण के लिए रुई के उत्पादन को बढ़ाने हेतु दुनिया का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके माध्यम से रुई को बीज से अलग किया जाता है। जिसके यहां भी कपास की खेती होती है उसको पता है कि बीज में से कपास निकलता है। तो दुनिया एक वो थी, एक प्रणाली थी जिसके माध्यम से रुई को और बीज को अलग किया जाता था। तो इस प्रकार से आपको यहां पर क्या है, वैज्ञानिक गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। इस काल में चरखे का प्रयोग शुरू हुआ, फलतः वस्त्र उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। चरखा जब होगा तो सूत कतेगा, है ना, वस्त्र का निर्माण होगा और वस्त्र के निर्माण से क्या है, चीजें बढ़ेंगी आगे, निर्यात भी बढ़ेगा आगे। तो इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें फुतुह उस सलातीन से जानकारी मिलती है। इसके अलावा सल्तनत काल में रेशम कीट पालन की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी बंगाल में, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। सल्तनत काल में कालीन बुनाई का आरंभ हुआ, तो साथ ही आसवन के जरिए जस्ते को अलग करने की तकनीक का विकास भी हुआ। यानी कि धातु, देखो, शिल्प निर्माण के साथ साथ धातु जो कर्म है उसमें भी आविष्कार शुरू होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि जस्ते का निर्माण, जस्ते का जो उपयोग है वो हम लोग कहां कहां पर करते हैं। इस तकनीक का विकास 14वीं सदी में हुआ, जिसका उपयोग पीतल के बर्तन बनाने में करते थे। एक मैंने आपको बता दिया कि पीतल के बर्तन बनाने में जस्ते का उपयोग करते थे। इसके अलावा आप मुझे बता दो, सैनी सेना तकनीक के संबंध में तुर्कों ने नाल, जीन, रकाब का प्रयोग आरंभ किया, फलतः अश्व सेना की गतिशीलता में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब ये बताओ, नाल, जीन और रकाब जो है वो किससे संबंधित होगा, घोड़े से संबंधित होगा। अब घोड़े को भी अगर अच्छी दशा दे दी जाए, उसको भी अच्छी व्यवस्था दे दी जाए, तो घोड़े की क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे सभी लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सही आंसर दिया है। इसके अलावा 13वीं सदी से समुद्री जहाजों में कुतुबनुमा यानी कपास दिशा दिशा सूचक यंत्र का विकास हुआ। कपास नहीं है ये, कपास नहीं, कपास को हटा देना। तो कुतुबनुमा किससे संबंधित था, दिशा सूचक यंत्र। अब दिशा सूचक यंत्र का विकास हो जाएगा तो बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं होना स्टार्ट हो जाएंगी, और बड़ी बड़ी जब समुद्री यात्राएं स्टार्ट हो जाएंगी तो एक देश से दूसरे देश में माल आसानी से भेजा जा सकेगा। यानी कि यहां से माल यहां जा रहा है और यहां से माल यहां जा रहा है, आसानी से हम लोग इसको भेज देंगे। तो ये शब्दावली भी आपसे पूछ ली जाएगी कि भैया कुतुबनुमा है, वो शब्दावली किससे संबंधित है। इसके अलावा फिरोज तुगलक के समय सूचक उपकरण धूप घड़ी, जल घड़ी का विकास हुआ। धूप घड़ी का मतलब कि सूर्य की किरण पड़ेगी, सूर्य की किरण पड़ने के बाद इसकी जो कोई खंभा लगा दिया जाएगा,
खंबे की छाया कहां पड़ेगी उसके हिसाब से समय निर्धारित किया जाता था। इसी प्रकार से जल घड़ी का निर्माण भी किया गया। इसी तरह बर्तनों को आग से जलने से बचाने के लिए उन पर कलई एवं पॉलिश करने का विकास भी हो चुका था। यानी कि किसी बर्तन पर आप राख को गीला करके अगर उसके बर्तनों की चारों तरफ आप लपेट देंगे तो वो बर्तन जलेंगे नहीं। इसका विकास भी हो चुका था। इसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य है उसको हम लोग देख लेंगे कि दक्षिण भारत में किस तरह का शासनकाल चल रहा था। ये तो हमने नॉर्थ भारत की बात कर ली है, अब हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा जो है वो पूरी तरह से सल्तनत काल है वो खत्म हो चुका है। हमने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सल्तनत काल के बारे में बात कर ली, हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से सल्तनत काल के बारे में बात कर ली, हमने आर्थिक रूप से सल्तनत काल के बारे में बात कर ली। तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो जितने भी लाइव स्टूडेंट हैं तो सभी के सब लाइक करते जाओ, ठीक है। आज बहुत कम लोग हैं, 90 लोग बस लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम फिर से बढ़ाएंगे इन लोगों को, है ना। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी जाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जाना बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चीजों को, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं चीजों को, कौन कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का ओवरव्यू एक बार हम ले लेंगे। तो हम देखते हैं सल्तनत काल में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। एक रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है। मैं बस राजाओं के नाम आपको बताऊंगा और कुछ भी नाम आपको नहीं बताऊंगा, बस हेडिंग हेडिंग आपको बताऊंगा कि सल्तनत काल में कौन कौन सी चीजें चल रही थी। तो देखो मध्यकाल की हम लोग बात कर रहे थे, मध्यकाल को हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में स्टार्ट कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत में भी हम लोगों ने बात की थी, इसमें खलीफा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जानकारी के स्रोत की हम लोगों ने बात की थी, कौन कौन सी जानकारी के स्रोत हैं। ये जानकारी के स्रोत आपको मिल जाएंगे। फिर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की थी, इसके बाद हमने इल्तुतमिश की बात की थी, इसके बाद हम लोगों ने, ये क्यों नहीं काम कर रहा, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नसीरुद्दीन शाह बलबन की बात की थी हम लोगों ने। इसके अलावा हमने खिलजी वंश की बात की थी। इसके अलावा हम लोगों ने आर्थिक सुधार की बात की थी। इसके अलावा हम लोगों ने घोड़ेदास एवं मवेशियों का बाजार जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इसके बाद हमने मुबारक खिलजी के बारे में बात की थी, यार तुगलक वंश के बारे में बात की, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा। इसके बाद आज हमने लोधी काल के बारे में पढ़ा, बहलोल लोधी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। 1517 से 1526 के बीच में इब्राहिम लोधी ने शासन किया। इसके बाद इक्तादारी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं, इक्तादारी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में जो वैज्ञानिक तकनीक का विकास हुआ था उसके बारे में बताया था। रेशम कीट पालन कैसे हुआ था, कागज निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, सैन्य गतिशीलता बढ़ गई थी, यानी कि घोड़ों के लिए नाल और रकाब की भी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद तृतीय नगरीकरण की स्थापना हो गई थी, क्यों हुई थी ये भी मैंने आपको बता दिया था। चरखे का इस्तेमाल भी स्टार्ट हो गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। पीतल के बर्तन, इसके अलावा कलाई बुनाई, ठीक है ना, इसके अलावा कुतुबनुमा, इसके अलावा धूप घड़ी, जल घड़ी, कलई पॉलिश की स्टार्ट हम लोगों ने कर दी। तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, ये हमारी बात हो गई सल्तनत काल के बारे में। कोई भी समस्या नहीं है आपको। देखो मैं आपको बताऊं मॉडर्न हिस्ट्री, आप सभी लोग जो हैं, सभी लोग तो नहीं, स्टार्टिंग में मैंने भी आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई थी। और एंशियंट हिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो बहुत सारी चीजें कंटेंट उसमें नहीं थे, लेकिन इस बार बहुत सारी कंटेंट हैं वो मैंने ऐड किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी चंचल सर से बात हो चुकी है, तो चंचल सर मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको पढ़ाया है वैसा ही वो आपको पढ़ाएंगे, सारे के सारे नोट्स आपको देंगे और सिस्टमेटिक वे से आपकी चीजें चलेंगी। मध्यकालीन भारत इतिहास खत्म होने के बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी अभी शायद मेरे हिसाब से कोई क्रैश कोर्स नहीं ले रहा है। तो आपका जो पेपर होगा प्रीलिम्स का, उसके होते होते मैं सारा ज्योग्राफी आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा, नोट्स के साथ आपको करवाऊंगा, बीच में से कुछ भी आपको नहीं छोड़वाऊंगा। पहले एक चीज कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी चीज स्टार्ट होगी।
तो चंचल सर से मेरी बात हुई है, बहुत जल्द वो आ जाएंगे, 2-3 दिन में आ जाएंगे वो, और मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए सारी चीजें हम लोग सिंपल बना देंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कमेंट आज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कमेंट आ रहे हैं, किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ प्लीज। देखो पीडीएफ लिंक यार, आपस में आप सभी जो लोग हैं, आपस में सभी लोग बता दिया करो। कोई पूछता है कि कोई नया स्टूडेंट आया है कि पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो आप उनको बता दिया करो। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है सर ने, तो उस पर जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। आप एक दूसरे का सहयोग करो। देखो मैं, हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं, और आप एक दूसरे का सहयोग करो। एक दूसरे का सहयोग करोगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, और तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। एक दूसरे की सहायता करना बहुत जरूरी है। अगर कमेंट बॉक्स में अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ से कमेंट नहीं देख पाता हूँ मैं। ठीक है, और कमेंट देखता भी हूं तो थोड़ा पढ़ाने में डिस्ट्रैक्शन टाइप का होता है, इसीलिए लास्ट का जो 5 मिनट रहेगा वो मैं आपके कमेंट बॉक्स के लिए रख लूंगा, है ना। देखो टाइमिंग आपकी जो है वो 7 बजे है, सुबह 7 बजे आप लोग सभी आ जाया करो। सुबह 7 बजे जितनी आपकी सहभागिता होगी उतना ही पढ़ाने में मजा आएगा, जितने लोग लाइव रहेंगे उतना पढ़ाने में मजा आएगा। और जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिसने लाइक नहीं किया है, वो लाइक करते जाएं। इससे हमें ये समझ में आता है कि आपको वीडियो है वो पसंद आ रहा है। इसके अलावा और कंटेंट लेकर आना, और अपने वीडियो वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है वो भी सुधारना, इसमें हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो आप साथ साथ में लाइक भी करते जाइए और कमेंट भी करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, इकट्ठे एमसीक्यू आपको करवाऊंगा। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एक भी एमसीक्यू आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू की क्लास आपके ऑलरेडी चल रही है मेरे हिसाब से। शायद सुनील सर ले रहे हैं या फिर कोई और ले रहा है ना। तो इसलिए मैं एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूं। मेरे सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि प्रीलिम्स तक मैं आपका सिलेबस करवा देता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। तो क्वालिटी के साथ और आपको अच्छी गुणवत्ता के साथ ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो 7 बजे सभी लोग आ जाया करो। ठीक है, तो हम विजयनगर साम्राज्य की हम लोग स्टार्ट कर देंगे। विजयनगर साम्राज्य है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है, और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो परीक्षा में पूछी ही पूछी जाती हैं। परीक्षा में पूछी ही पूछी जाती हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में जो प्रशासनिक शब्दावली होती है उसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं उनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक ने कौन कौन से काम किए, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। तो विजयनगर साम्राज्य अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण साम्राज्य है। चलो ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, जितना हमें हमारे पास समय बचता है। देखो मैं एथिक्स की क्लास लूंगा, एथिक्स की मैं क्लास लूंगा। एथिक्स की क्लास कब लूंगा? जब आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। और एथिक्स एक सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा। पहले तो मैंने एथिक्स आपको नोट्स शायद पॉइंट फॉर्म में दिए हैं, तो अक्सर बच्चों के कमेंट आते रहे कि सर हम जो कीवर्ड है भूल जाते हैं, हमें डिटेल में नोट्स आप दीजिए। तो डिटेल में आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको 7 बजे आना है। देखो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो ये तुंगभद्रा नदी के घाट पर स्थित था। तुंगभद्रा नदी के घाट पर स्थित था, और तुंगभद्रा नदी हमारे दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी थी। नदी के किनारे ही आपको जो है साम्राज्य की स्थापना देखने को मिलेगी, क्योंकि नदी एक ऐसी चीज है जो कि पानी की आवश्यकता को पूरा करती है। पीने के लिए पानी मिलता है, और इसके अलावा सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। अगर कृषि के लिए पानी नहीं मिलेगा तो समस्या ये आ जाएगी कि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उद्योग को माल नहीं मिलेगा। उद्योग को माल, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो सेवा क्षेत्र भी समाप्त हो जाएगा।
तो आप देखना कि जहां भी नदी होती है तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी सिटियां देखने को मिल जाएंगी, या फिर वहां पर आपको उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाएगा। जैसे गंगा नदी है तो वहां पर भी आपको उच्च जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा, सिंधु नदी है वहां पर भी आपको उच्च संख्या घनत्व मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, कन्याकुमारी, सॉरी कन्याकुमारी नहीं है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब चीजें हैं, तो वहां पर आपको उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाएगा। इसका रीजन ये है कि कृषि कार्यों में आपको संलग्नता देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ही हम जो बात करते हैं, देखो तुंगभद्रा नदी पर 4 प्रकार के जो वंश हैं उनका निर्माण स्टार्ट हुआ। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और आरवीडु वंश। संगम वंश में संगम वंश में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन है? हरिहर बुक्का। ठीक है। इसके अलावा तुलुव वंश, तुलुव वंश में कृष्णदेव राय। तो इन दोनों शासकों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यार ये जो आरवीडु वंश है इनके बारे में क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो हम क्यों इसे फालतू में डिटेल में पढ़ें? क्योंकि ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है आपको, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। और अब टाइम ऐसा आ चुका है कि आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आलतू फालतू की चीज पढ़ें। यूपीएससी में सफलता लेने वाले बच्चों को ये पता होता है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है। जिस दिन आपको ये मालूम चल जाएगा कि क्या चीज नहीं पढ़नी है, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो हमने विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश की बात की, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और आरवीडु वंश। तुलुव वंश में कृष्णदेव राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संगम वंश में हरिहर बुक्का ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संगम वंश में हम लोग हरिहर बुक्का के बारे में बात करेंगे कि हरिहर बुक्का ने किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बुक्का के बारे में। पहले कौन आया? पहले हरिहर आया, ठीक है। उसके बाद बुक्का फर्स्ट आया, उसके बाद हरिहर सेकंड आया, इसके बाद देवराय आया, फिर इसके बाद देवराय सेकंड आया, फिर हमारा देवराय सेकंड के बाद सुलभ वंश स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा सुलभ वंश में नरसिंह था, वही काम करेगा। इसके बाद सुलभ वंश भी खत्म हो जाता है। इसके बाद तुलुव वंश आएगा। तुलुव वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक मैंने आपको बताया था कृष्णदेव राय था। अब कृष्णदेव राय किस प्रकार से अपने शासन संबंधी काम है वो करेगा, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा अच्युत देव राय आएगा कृष्णदेव राय के बाद, है ना। सदाशिव राय आएगा। इसके बाद हमारा तुलुव वंश के बाद आरवीडु वंश आएगा। ये आरवीडु है, आरवीडु नहीं है, ये आरवीडु है। आरवीडु वंश आपको मिलेगा। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। इसमें नायंकर व्यवस्था थी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक प्रशासनिक संरचना के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम जो है सूफी आंदोलन स्टार्ट हम लोग कर देंगे, है ना। कुछ भी चीज आपकी नहीं छूटेगी, सब कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, कोई भी समस्या करना नहीं है। आपकी टेंशन सबसे बड़ी मेरी टेंशन है। तो ये है कि सबसे पहले आप जो है अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता निभाया कीजिए, मजा आता है, ठीक है। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यूट्यूब पर सारी चीजें करवाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बीके लाइव कोड को आपको यूज करना है। अगर आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो 90744671 पे आपको करना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आप लोग जो है उस पीडीएफ को ले लो। और सबसे पहले तो इस लेक्चर को लाइक कर दो, ठीक है। जितने लाइक बढ़ेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही पढ़ाने में मजा आता है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 7 बजे और हम जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में यानी कि संगम वंश के बारे में डिटेल में बात करेंगे विद नोट्स के साथ। और आपको पीडीएफ आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से मिल जाएगी, ठीक है। चलो सभी को गुड बाय।